Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel. Indian Railway Centralized Employment Notification 03/2025 रिलीज़ कर दिया गया है जो कि पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए है। पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, अगर आपने पैरामेडिकल फील्ड से कोई भी कोर्स किया हुआ है और आप इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ चुकी है, जिसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है ये है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लेवल 7 से आपकी सैलरी रहेगी 44,900 से। C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा और एज 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी 20 से 40 वर्ष। टोटल वैकेंसी 272 है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए लेवल 6 से सैलरी है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 20 से 33 वर्ष 33 एज क्राइटेरिया है। 4 वैकेंसी हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए लेवल 6 से सैलरी है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 से 33 वर्ष एज, 33 टोटल वैकेंसी हैं। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड पर वैकेंसी लेवल 5 से आपकी सैलरी रहेगी, 20 से 25 साल एज है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, 20 से 35 35 105 वैकेंसी हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 19 से 33 वर्ष एज रहेगी, 4 टोटल वैकेंसी हैं। ECG टेक्नीशियन की भी 4 हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 18 से 33 एज और 12 वैकेंसी हैं। टोटल 434 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 रहेगी एंड फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 रहेगी। करेक्शन विंडो 11 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 11 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। करेक्शन विंडो का आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप करेक्शन करते हैं तो आपको कुछ फ़ीस पे करनी होती है और ये फ़ीस आपको नोटिफिकेशन में ही करेक्शन के बारे में जो जानकारी दी गई है वहाँ पर आपको मेंशन रहेगी। आई थिंक 100 रुपीज़ शायद लगता है, एक बार नोटिफिकेशन में कंफर्म कर लीजिएगा। अभी हमने जो एज देखी थी वो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए थी। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST हैं तो 5 साल का, OBC NCL हैं तो 3 साल का। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3, 6, 8 साल का मिलेगा। PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 13, 15 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी कुछ अदर कैटेगरीज भी हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ये चार्ट में देख लेंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। वहीं अगर आप SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस 250 रुपये रहेगी। और रेलवे में जब आप अप्लाई करते हैं तो जो फ़ीस आप पे करते हैं, अगर आप 500 करते हैं तो 400 आपको रिफ़ंड कर दी जाती है, लेकिन तब करेंगे जब आप CVT एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं। वहीं अगर आप 250 पे कर रहे हैं तो CVT एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मीन्स 250 रुपीज़ आपको अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। इसके लिए आप अपने अकाउंट डिटेल फिल करनी होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CVT एग्जामिनेशन होगा। ये आपका एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगी एंड ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा इसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे, प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70, जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 10, जनरल साइंस से 10। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अभी हमने करेक्शन की बात की थी, करेक्शन के टाइम पर आपको कुछ चार्ज पे करना होता है जब आप करेक्शन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 250 रुपये पर मॉडिफिकेशन, 250 रुपये चार्ज करना होगा हर एक मॉडिफिकेशन पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जब आप फॉर्म पहली बार में ही जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो करेक्ट फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ आपको ये चार्ज पे करना रहता है। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल हैं और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बीएससी प्लस डिप्लोमा आपने हीमोडायलिसिस या 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है हीमोडायलिसिस का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है हेल्थ इंस्पेक्टर का, या जिसको हम सैनिटरी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ये आपका होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए वी फार्मा और डी फार्मा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, 12th साइंस से पास आउट होना चाहिए। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 12th साइंस से होना चाहिए, प्लस आपने रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा लिया हो। ईसीजी टेक्नीशियन 12th या ग्रेजुएशन आपने साइंस से किया हो, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री, इनमें से कोई एक ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स, इनमें आपका होना चाहिए। लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12th साइंस कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम DMLT कहते हैं, या फिर आपने मेडिकल लैब में सर्टिफिकेट भी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, जिसको हम CMLT कहते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप पैरामेडिकल फील्ड से हैं तो रेलवे में भर्ती आ चुकी है, और आप सभी का एक जो क्वेश्चन है हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट को लेकर के, मुझे कमेंट भी मिला था हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट को लेकर के, जो डाउट है कि क्या केमिस्ट्री कंपलसरी होता है या आफ्टर 12th भी हम बन सकते हैं, इस टॉपिक पर मुझे कमेंट रिसीव हुआ है। तो बहुत जल्द आपको इसकी जानकारी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।